आइए बच्चों देखते हैं टॉपिक 6.10.6 द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि इन शॉर्ट में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वी हैव सीन दैट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड इफ द फोर्सेस डूइंग वर्क ऑन इट आर कंजर्वेटिव। यानी कि आप जानते हो कि अगर हम कंजर्वेटिव फोर्स लेके कोई वर्क करें तो उसमें टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है, यानी कि इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी और फाइनल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो सेम ही रहती है। इफ सम ऑफ द फोर्सेस इन्वॉल्व्ड आर नॉन कंजर्वेटिव, पार्ट ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी मे गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अदर फॉर्म सच एज हीट, लाइट एंड साउंड। यानी कि वर्क करते वक्त अगर कंजर्वेटिव फोर्स के साथ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी इन्वॉल्व है तो ऐसे में मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन नहीं होता, यानी कि इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी और फाइनल मैकेनिकल एनर्जी सेम नहीं होती। इनफैक्ट फाइनल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी से कम होती है और फाइनल मैकेनिकल एनर्जी के साथ आपको एनर्जी के दूसरे फॉर्म जैसे कि हीट, लाइट या साउंड भी देखने को मिल सकते हैं। बट इसके बावजूद यहाँ पे एक और चीज आपको देखने को मिलती है कि अगर आप फाइनल मैकेनिकल एनर्जी प्लस अगर आपको हीट मिली है तो हीट, लाइट एनर्जी मिली है तो लाइट एनर्जी और साउंड एनर्जी मिली है तो साउंड एनर्जी, इन सभी का समेशन करो तो वो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी जितनी ही हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, हाउएवर द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम डज नॉट चेंज as long as one accounts for all forms of energy। यानी कि अगर आप सभी तरह की एनर्जीज का टोटल हिसाब अगर करो तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल एनर्जी जो है वो चेंज नहीं होती, यानी कि टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है। देखिए यहां पे एक वर्ड आया आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम यानी कि ऐसे सिस्टम जिसमें बाहर से कोई एनर्जी नहीं आ रही या फिर जो सिस्टम बाहर कोई एनर्जी दे नहीं रहा है, राइट। यानी कि बाहर से एनर्जी का कोई भी ट्रांजैक्शन, वर्क का कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा हो, ऐसी सिस्टम को कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। ऑलराइट, एनर्जी मे बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बट द टोटल एनर्जी ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये समझिए, देखिए एनर्जी जो है वो एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकती है, बट टोटल एनर्जी जो है वो आइसोलेटेड सिस्टम की कांस्टेंट ही रहती है। एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है ना तो डिस्ट्रॉय की जा सकती है। इस बात को समझिए जरा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं थोड़ा सा पेट्रोल लेके जलाऊं तो पहली नजर में हमें ऐसा लगता है कि हमने एनर्जी क्रिएट की, क्योंकि जब पेट्रोल जलेगा तो बहुत सारी थर्मल एनर्जी यानी कि हीट प्रोड्यूस होगी और साथ ही साथ लाइट भी प्रोड्यूस होगी, तो हमें लगता है कि भाई हमने एनर्जी क्रिएट की, बट ये फैक्ट नहीं है। दरअसल पेट्रोल के अंदर ऑलरेडी केमिकल एनर्जी पड़ी थी, वो केमिकल एनर्जी हीट में और साथ ही साथ लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, ट्रांसफॉर्म हो गई। तो जैसे कि यहाँ पे कहा है कि एनर्जी एक में से दूसरे में ट्रांसफॉर्म हो सकती है, लेकिन टोटल एनर्जी जो है वो सिस्टम की कांस्टेंट ही रहती है। एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकते, हमने यहाँ पे एनर्जी क्रिएट नहीं की, और इसी तरह से एनर्जी डिस्ट्रॉय भी आप नहीं कर सकते। आप चाहे कुछ भी कर लो, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती। आप शायद सोचोगे कि जो पेट्रोल जल गया उसकी एनर्जी जो थी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, वो तो सब कुछ स्प्रेड हो गई, तो इस तरह से उसकी एनर्जी तो डिस्ट्रॉय होगी। नहीं, ये एनर्जी भी डिस्ट्रॉय नहीं हुई है। जो हीट प्रोड्यूस हुई वो दरअसल आसपास के एटमॉस्फेयर में जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं उसे काइनेटिक एनर्जी देती है, यानी कि उन एयर मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी को राइज कर देती है। तो इस तरह से ये जो हीट है वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई, उसका भी कन्वर्जन हो गया। इसी तरह से जो लाइट है वो दरअसल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, तो ये वेव्स जैसे ही स्प्रेड होते हैं तो वो भी एयर मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्शन करके उसकी एनर्जी में इंक्रीमेंट करते हैं, उसकी जो इंटरनल एनर्जी है उसको बढ़ा देते हैं, राइट। तो इन शॉर्ट एनर्जी आप क्रिएट नहीं कर सकते,
आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। अब आगे बढ़ते हैं। सिंस द यूनिवर्स एज ए होल मे बी व्यूड एज एन आइसोलेटेड सिस्टम, द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। देखिए, पूरे यूनिवर्स को अगर हम देखें, यूनिवर्स की बात कर रहा हूं, अर्थ की या सोलर सिस्टम की नहीं, पूरे यूनिवर्स की बात कर रहा हूं, तो पूरे यूनिवर्स को हम एक आइसोलेटेड सिस्टम मान सकते हैं। और ऐसे में इस आइसोलेटेड सिस्टम की यानी कि यूनिवर्स की टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। इफ वन पार्ट ऑफ द यूनिवर्स लूजेज एनर्जी, अनदर पार्ट मस्ट गेन एन इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी। यानी कि अगर यूनिवर्स एक आइसोलेटेड सिस्टम है और उसकी टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहनी चाहिए, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर यूनिवर्स में किसी भी पार्ट में एनर्जी लूज होती है, एनर्जी कम होती है, तो उसके दूसरे पार्ट में कहीं पे इक्वल अमाउंट की एनर्जी राइज होनी चाहिए, यानी कि दूसरे पार्ट को इतनी ही एनर्जी मिलनी चाहिए। द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैन नॉट बी प्रूव्ड, हाउएवर नो वायोलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल हैज बीन ऑब्जर्व्ड। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है ये कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो प्रिंसिपल है उसका अभी तक हमें कोई प्रूफ नहीं मिला, लेकिन साथ ही साथ ये प्रिंसिपल कहीं पे वायोलेट होता हो ऐसा भी देखने को नहीं मिला, यानी कि ये प्रिंसिपल हमेशा ओबे होते हुए ही दिखा है। द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इनटू वेरियस फॉर्म्स links together various branches of physics, chemistry and life sciences. It provides an unifying, enduring element in our scientific pursuits. यानी कि ये जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल है और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है, ये आपको फिजिक्स में भी देखने को मिलेगा, ये आपको केमिस्ट्री में भी देखने को मिलेगा, ये आपको लाइफ साइंसेस में भी देखने को मिलेगा। इस वजह से ये दोनों बातें इन सभी ब्रांचेस को एक दूसरे के साथ लिंक करती हैं। इतना ही नहीं, ये हमारे साइंटिफिक परस्यूट को यूनिफाइड करने के लिए और साथ ही साथ उसे टिकाए रहने के लिए भी यूजफुल साबित होती है। फ्रॉम इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, ऑल इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड मैकेनिकल डिवाइसेस रिलाई ऑन सम फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, अगर हम एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हर एक तरह की इलेक्ट्रॉनिक या फिर कम्युनिकेशन रिलेटेड या फिर मैकेनिकल डिवाइसेस जो भी है वो एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर ही डिपेंड करती है। समझिए, जैसे कि एक मैकेनिकल डिवाइस आप ले लो, इंजन। अब इंजन क्या करता है समझिए। देखिए, इंजन में जो भी फ्यूल आप डालते हो उसकी केमिकल एनर्जी में से वो हीट प्रोड्यूस करता है, यानी कि थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। फिर इस थर्मल एनर्जी से ही वापस मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, राइट? यही तो करता है कोई भी इंजन, राइट? इसका मतलब क्या हुआ, ये इंजन पूरा का पूरा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है कि नहीं? इसी तरह से कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले लीजिए, जैसे कि आप रेडियो ले लीजिए। अब रेडियो क्या करता है, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रहे हैं, रेडियो स्टेशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रहे हैं, उसे रिसीव करता है, रिसीव करके उसे इलेक्ट्रिकल करंट में कन्वर्ट करता है। फिर रेडियो में जो बैटरी होती है या फिर जो पावर सप्लाई लगाई हुई होती है वो इस इलेक्ट्रिकल करंट को एनलार्ज करती है, एम्पलीफाई करती है। फिर ये एम्पलीफाइड किया हुआ करंट स्पीकर को दिया जाता है। स्पीकर यहाँ पे क्या करता है, स्पीकर इलेक्ट्रिकल करंट का कन्वर्जन साउंड एनर्जी में कर देता है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ भी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन ही हो रहा है। तो रेडियो भी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन पे पूरा का पूरा रिलाई करता है। तो ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक, कम्युनिकेशन, मैकेनिकल डिवाइसेस जो है वो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर बहुत ही रिलाई करती है। अब देखते हैं टॉपिक 6.11 दैट इज पावर। पावर दरअसल टाइम रेट ऑफ वर्क है या फिर कहें कि टाइम रेट ऑफ एनर्जी है। पावर वर्क और एनर्जी दोनों के साथ रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इसे आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कि दो लोग ए एंड बी 5 स्टोरी बिल्डिंग चढ़ते हैं, ठीक है। यहां पे
दोनों का वर्क mgh जितना होगा और h दोनों की सेम रहेगी क्योंकि दोनों ही 5 स्टोरी बिल्डिंग चढ़ रहे हैं। तो इस तरह से दोनों का जो वर्क है वो सेम रहेगा। लेकिन अगर पर्सन ए ये 5 स्टोरी बिल्डिंग जल्दी चढ़ जाता है और पर्सन बी यही 5 स्टोरी बिल्डिंग चढ़ने में ज्यादा टाइम लेता है, तो इसमें वर्क तो भले ही सेम है लेकिन कुछ तो डिफरेंट हुआ ना, और वो जो डिफरेंट हो रहा है वो है पावर। देखिए, पर्सन ए का पावर ज्यादा रहेगा क्योंकि उसने सेम वर्क कम टाइम में कर दिया, इसलिए उसका पावर ज्यादा है। और पर्सन बी उसने सेम वर्क ज्यादा टाइम में किया तो उसका पावर जो है वो कम रहेगा। जैसे कि मैंने पहले ही आपको कहा कि पावर दरअसल टाइम रेट ऑफ वर्क है या फिर टाइम रेट ऑफ एनर्जी है। इसे हम नोट डाउन कर लेते हैं। देखिए, पावर इज टाइम रेट ऑफ द वर्क डन और टाइम रेट ऑफ द एनर्जी ट्रांसफर्ड। देखिए, एनर्जी ट्रांसफर्ड यानी कि एनर्जी ली जाए या दी जाए, दोनों ही इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। अब इस डेफिनेशन को लेके अगर हम पावर का इक्वेशन बनाएं तो इस तरह से हो सकता है। देखिए, इफ वर्क डन इज W इन टाइम t, द एवरेज पावर P एवरेज विल बी इक्वल टू W अपॉन T। क्योंकि जैसे हमने आगे कहा कि पावर इज टाइम रेट ऑफ वर्क डन, यानी कि इट इज वर्क अपॉन टाइम। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ एवरेज पावर। देखिए, ये एवरेज पावर है, इंस्टेंटेनियस पावर नहीं है, फिर भी ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसे ब्रैकेट कर लेते हैं। अब हम लेते हैं इंस्टेंटेनियस पावर या फिर कहें कि सिर्फ पावर। देखिए, हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हमेशा वेलोसिटी कहा है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन को हमेशा एक्सेलेरेशन ही कहा है। तो इस तरह से यहां पे मैं इंस्टेंटेनियस पावर की बात कर रहा हूं जिसे हम सिर्फ पावर भी बोल सकते हैं। इफ वर्क डन इन टाइम dt, you can see this time dt is which is approaching to zero। जब आप dt टाइम लिखते हो तो इसका मतलब ये टाइम कितना हो गया, which approaches to zero, यानी कि ये ऑलमोस्ट मिनिस्क्यूल टाइम है। तो अगर वर्क डन इन दिस मिनिस्क्यूल टाइम dt is dw, then instantaneous power can be written as और p is equal to dw by dt। देखिए, एवरेज पावर में w by t, तो यहां पे इंस्टेंटेनियस पावर में dw by dt हो जाएगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसे भी ब्रैकेट कर लेते बच्चों। इस इक्वेशन से हमें ये पता चलता है कि अगर हमारे पास वर्क का इक्वेशन है तो वर्क का डिफरेंशिएशन लेने से हमें पावर मिलता है। वर्क का फर्स्ट डेरिवेटिव वो पावर है। अब हम इस वर्क dw का इक्वेशन बनाते हैं। देखिए, now if work dw is done by force vector F and the displacement is vector dr, then the work done, that is dw, and dw will be equal to obviously F dot dr. Nothing new, we are just using the equation of work only, but here this work is dw work. So dw will be equal to F dot dr, right? Now further we can use this equation in the power equation. So I can now write, so power P can be now written as, see, at the place of dw I am putting F dot dr, right? This is F dot dr upon dt. Again I can put this equation as F dot dr by dt. All right. Now this dr by dt is what? It is nothing but velocity. So now we can put the equation of power like power P is equal to F dot v. It is a dot product of force and velocity. All right. अब देखिए, ये एक बिल्कुल ही अलग इक्वेशन है पावर का, तो इसे भी हम ब्रैकेट कर लेते हैं। तो बच्चों, हमारे पास पावर के दो इक्वेशन आ गए, पावर P इज इक्वल टू dw by dt एंड पावर P इज इक्वल टू F डॉट v। यहां पे F यानी कि जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वर्क करने के लिए वो, और v यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। एक बात आप देख पा रहे हो कि यहां पे पावर भी एक स्केलर क्वांटिटी है, वर्क की तरह पावर भी स्केलर क्वांटिटी है। मैं लिख लेता हूं, पावर
is a scalar quantity. अब जरा इसके यूनिट के बारे में भी बात कर लेते हैं. यूनिट ऑफ पावर इज जूल पर सेकंड. समझिए, देखिए इसे इक्वेशन से पता चलता है, दिस इज dw बाई dt और से w बाई t. सो फॉर वर्क यूनिट इज जूल, फॉर टाइम यूनिट इज सेकंड, सो इट इज जूल पर सेकंड. लेकिन इस यूनिट को दरअसल जेम्स वॉट, साइंटिस्ट जेम्स वॉट की याद में वॉट कहा गया है. इसे कहा गया है वॉट, WATT वॉट. राइट, तो इस तरह से पावर का जो फेमस यूनिट है वो है वॉट. इसके इक्वेशन से दरअसल जूल पर सेकंड मिलता है, लेकिन हमेशा कहा जाता है वॉट. राइट, अब इसके इक्वेशन से हमें पावर का डायमेंशन फॉर्मूला भी मिल सकता है. डायमेंशन फॉर्मूला ऑब्वियसली कितना हो जाएगा, m1 L2 T माइनस 3. देखिए वर्क का हो जाता है m1 L2 T माइनस 2 डिवाइड बाई टाइम का T1. सो टोटल मिला के ये हो जाता है m1 L2 T माइनस 3. अब हम पावर के एक और फेमस यूनिट यानी कि हॉर्स पावर की बात करते हैं. दरअसल हॉर्स पावर ब्रिटिश यूनिट है. मैं यहां पे लिखता हूं, ब्रिटिश यूनिट ऑफ पावर इज हॉर्स पावर. हॉर्स पावर, इसे वैसे घोड़े के पावर से कुछ लेना देना नहीं है, ये यूनिट कन्वेंशन से चला आ रहा है. देखिए 1 हॉर्स पावर, जिसको स्मॉल HP ऐसे ही लिखना है, इज इक्वल टू 746 वॉट. यानी कि 746 वॉट जो है वो इक्वलेंट है किसके, 1 हॉर्स पावर के. ये डेटा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है. 1 हॉर्स पावर इज 746 यूनिट. ये यूनिट दरअसल ऑटोमोबाइल में और इलेक्ट्रिक मोटर एक्सेट्रा में ज्यादा यूज होता है. दिस यूनिट इज यूज्ड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स एक्सेट्रा. आप आज भी किसी कार का पावर पूछोगे तो वो आपको वॉट में मिलेगा, जैसे कि 100 वॉट या 120 वॉट वगैरह. इसी तरह से अगर हम कोई इलेक्ट्रिक मोटर यूज करते हैं, जैसे कि घर में हम छोटा इलेक्ट्रिक पंप यूज करते हैं, तो उसकी जो मोटर है उसे हॉर्स पावर में बोला जाता है, 1 हॉर्स पावर या 2 हॉर्स पावर या एक्सेट्रा. राइट, तो ये हॉर्स पावर दरअसल एक कन्वेंशन से चला आ रहा फेमस यूनिट है पावर का. अब हम बात करते हैं एक दूसरे यूनिट की, जो कि दरअसल एनर्जी का यूनिट है, और वो है किलोवाट आवर. यूनिट ऑफ एनर्जी यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल गुड्स इज किलोवाट आवर, KWH. देखिए आपको इस तरह से लिखना है, स्मॉल k, W कैपिटल और H वापस स्मॉल. राइट, KWH. देखिए यहां पे वॉट देख के कुछ मिस इंटरप्रिटेशन ना हो जाए, ध्यान रखना. ये पावर का यूनिट नहीं है, मैंने लिखा ये एनर्जी का यूनिट है, और खास तौर पे इलेक्ट्रिकल गुड्स के लिए ज्यादातर यूज किया जाता है. अब ये किलोवाट आवर कितना है ये देखते हैं. देखिए 1 किलोवाट आवर, दैट मीन्स समझिए 1 किलो यानी कि ये हो जाएगा 1000 वॉट. अब वॉट यानी कि जूल पर सेकंड, आप जानते हो, एंड मल्टीप्लाइड बाय आवर. आवर यानी कि 3600 सेकंड होता है. राइट, यहां पे सेकंड सेकंड कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा 3650 दैट मच जूल. दैट मीन्स इट इज 3.6 इंटू 10⁶ जूल. सो जैसे कि मैंने आपको आगे ही बताया था कि ये दरअसल एनर्जी का यूनिट है, और 1 किलोवाट आवर एनर्जी ये दरअसल कितनी हो जाती है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल. बहुत बड़ी अमाउंट है ये. ऑलराइट, इस किलोवाट आवर का
हमारी डे टू डे लाइफ में एक बड़ा यूज है, मैं आपको बताता हूं। देखिए, हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल बनता है वो एनर्जी कंजम्पशन के ऊपर बनता है, और उस एनर्जी कंजम्पशन में 1 किलोवाट आवर एनर्जी कंजम्पशन जब होता है तब उसे 1 यूनिट कहा जाता है, और इस यूनिट के ऊपर ही आपका बिल बनता है। जैसे कि पर यूनिट आपको अप्रोक्सीमेटली 8 to 9 या फिर 10 रुपीज तक का चार्जेस लगता है। तो वो जो 1 यूनिट है वो दरअसल 1 किलोवाट आवर जितना एनर्जी कंजम्पशन है। हम मेंशन कर लेते हैं यहां पे, इन आवर इलेक्ट्रिसिटी बिल एनर्जी कंजम्पशन ऑफ 1 किलोवाट आवर इज 1 यूनिट। अब इस किलोवाट आवर को समझने के लिए एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। देखिए, इफ 100 watt ऑफ 3 bulbs आर ऑन यानी कि यूज हो रहे हैं फॉर 15 hours, then the electrical energy used is, let us see, देखिए इसे हम E नाम दे देते हैं या फिर W भी कह सकते हैं। दैट विल बी इक्वल टू, इन सभी को मल्टीप्लाई करना है। देखो 100 watt multiplied by 3, that is the number of bulbs, and multiplied by 15 hours, right? इन सभी को मल्टीप्लाई कर ले हम तो ये मिल जाता है 4500 वाट आवर। यानी कि आप कह सकते हो कि 4.5 किलो वाट आवर KWH। यानी कि अगर आप 100 वाट के 3 बल्ब 15 घंटे तक यूज करते हो, यानी कि 15 घंटे तक चालू रखते हो, तो ऐसे में जो टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज हो जाएगी वो हो जाएगी 4.5 किलोवाट आवर। और जैसे कि मैंने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी बिल में ये किलोवाट आवर ही दरअसल यूनिट के तौर पे आता है, तो आपका मीटर का यूनिट हो गया 4.5 यूनिट। आई बात समझ में? अब हम एक हाउस होल्ड एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं कि इसमें कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल जनरेट होगा। देखिए, मानिए कि एक घर में टोटल बल्ब्स हैं 5 और हर एक 100 वाट के हैं। इस तरह से फैंस हैं 5 और हर एक का जो वॉटेज है 120 वाट है। फ्रिज है एक जिसका वॉटेज है 250, और टीवी है एक जिसका वॉटेज है 130 वाट। और इन सभी का एवरेज यूज अगर देखा जाए तो लेट अस से के 14 आवर्स अ डे है। तो एक महीने में एवरेजली कितना किलोवाट आवर एनर्जी कंजम्पशन होगा ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो यहां पे टोटल वॉटेज हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 बल्ब है 100 वाट के, यानी कि ये हो जाता है टोटल 500 वाट। फिर 120 वाट के 5 फैन है यहां पे, तो ये हो जाता है 600 वाट। यहां पे हो जाएगा सिर्फ एक ही फ्रिज है तो 250 वाट, और यहां पे सिर्फ एक ही टीवी है तो 130 वाट। राइट, तो इन सभी का मिला के पर डे का आपको टोटल वॉटेज जो मिलेगा वो मिलेगा 1480 वाट। 1480 वाट। ठीक है, अब इतना कंजम्पशन 14 घंटे तक होता है पर डे। तो अब हम टोटल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज्ड इन 1 मंथ। तो ये कैसे होगा, देखिए इसे हम कह देते हैं ई। तो एक तो आपको लेना है यहां पे पावर और फिर आपको लेना है टाइम। ठीक है, ये और कुछ नहीं है। देखिए पावर पी इजकल टू आप ई अपॉन टी लिख सकते हो, एवरेज देखा जाए तो, या डब्ल्यू अपॉन टी भी लिख सकते हो। तो इसी में से एनर्जी या फिर टोटल जो वर्क हुआ है उसका इक्वेशन मैंने बनाया, ई इजकल टू पावर इंटू टाइम। अब देखिए पावर टोटल कितना यूज हुआ है, पावर यूज हुआ है 1480 वाट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। टाइम आपको आवर में लेना है,
तो ये है 14 आवर। बट ऐसे कितने दिन हो गए? एक महीने में लेट से के 30 दिन हो गए, तो मल्टीप्लाइड बाय 30, तो ये टोटल हो जाएगा 621600 वॉट आवर, या फिर कहें कि 621.6 किलो वॉट आवर, या फिर अगर इसे इलेक्ट्रिकल यूनिट में लिखें तो 1 किलोवाट आवर इज 1 यूनिट, दैट मीन्स दिस विल बी 621.6 यूनिट, इलेक्ट्रिकल यूनिट, राइट। तो टोटल एनर्जी कंजम्पशन पर मंथ का हो गया 621.6 यूनिट। अब अप्रोक्सीमेटली अगर एक यूनिट का जो बिल है वो 10 रुपीज आता है, तो यहां पे 6216 रुपीज का बिल आएगा, राइट। तो इसका मतलब यह है कि यहां पे एनर्जी कंजम्पशन कम करने की जरूरत है। वैसे हमने जो डेटा लिया है वो एवरेज और मैक्सिमम वैल्यूज हैं, जैसे कि 14 आवर्स तक बल्ब चालू नहीं रह सकते, बल्ब रात को चालू रहेंगे। 14 आवर्स तक फैन चालू रह सकते हैं। फ्रिज तो वैसे 24 आवर्स चालू रहेगा, लेकिन टीवी जो है वो 14 आवर्स चालू नहीं रहेगा। और दूसरा कि आजकल हम 100 वॉट के बल्ब यूज नहीं करते, हम CFL या फिर LED बल्ब यूज करते हैं, जिसके वॉटेज आप जानते हो कि 24 वॉट के आसपास मैक्सिमम होते हैं, राइट। तो इस तरह से ये दरअसल टोटल जो पर डे का वॉटेज है वो आपको प्रैक्टिकली कम मिलेगा, तो बिल थोड़ा सा कम जनरेट होगा। चलिए, इसी के साथ ये लेक्चर मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ बच्चों। आशा है कि ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इन सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन आंसर्स की PDF की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दी है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट, सो हियर विथ अंशुन बलदानिया साइनिंग ऑफ, टेक केयर।